इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एलिस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो बहुत ही अजीब तरीके का सपना देख रही थी। जब एलिस के फादर उसके पास आते हैं तो वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताने लगी। एलिस कहती है कि मुझे बार बार सपनों के अंदर ह्यूमिंग बर्ड्स दिखाई देते हैं और एक रैबिट कोट पहनकर मुझसे बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक कैट स्माइल कर रही होती है। लेकिन जब एलिस के फादर को इन सपनों के बारे में पता चला तो वो सोचने लगी कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, जरूर ये इमेजिनेशन है जो एलिस अपने मन में बना रही है। इसीलिए एलिस के फादर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। एलिस भी थोड़ा सा मायूस हो गई थी क्योंकि उसे बार बार इसी तरीके के सपने क्यों आ रहे थे और कोई भी उसके ऊपर बिलीव करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पर पूरे 10 साल बीत जाते हैं। एलिस अब पहले से काफी बड़ी और ब्यूटीफुल हो चुकी थी, लेकिन उसके फादर मर चुके थे। एलिस के तो सिर्फ रिलेटिव से जिंदा थे जो उसकी देख रेख करते। अब एलिस की एक आंट उसे पार्टी में लेकर जा रही होती है जो बहुत ही ज्यादा आलीशान होगी क्योंकि उसे वहां के राजा ने ऑर्गेनाइज किया था। एलिस को तो कुछ नहीं आइडिया था, वो तो सिर्फ अपनी आंट के साथ आगे जा रही थी। लेकिन उसे जो सपने बचपन में आया करते थे वो अभी भी आते हैं। सोते समय उन्हीं सपनों के अलावा एलिस ने और कुछ नहीं देखा। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन एलिस इन बातों को अपने मन के अंदर ही दबा कर रखती है। अब उस पार्टी में पहुंचने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे एलिस को देखकर, पर एलिस को तो यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में आइडिया ही नहीं होता। तब जाकर थोड़ी देर बाद एलिस को बताया गया कि राजा का जो बेटा है उससे तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है क्योंकि उसने तुम्हें देखकर पसंद कर लिया था। उनके बेटे का नाम हेमिन होता है जिसे कि एलिस पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन अब इतने सारे लोग उसके सामने मौजूद होते हैं तो उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेमिन तो अब एलिस के सामने आकर उसका हाथ मांगते रहता है ताकि वो उसे रिंग पहनाकर अपना बना ले। एलिस नहीं सोच पाती कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। तभी अचानक एलिस को झाड़ियों में से किसी के हिलने की आवाज आती है। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ पर एक रैबिट मौजूद था जिसने की एक कोट पहना हुआ होता है। ये सेम टू सेम उसी जैसा था जैसा कि एलिस अपने सपने में देखा करती। अब एलिस तो रुक नहीं पाई और सीधा जाकर रैबिट का पीछा करने लगी। वो रैबिट तो फॉरेस्ट के अंदर भागता चला गया और एक गुफा के अंदर घुस गया था। एलिस भी वो डिस्टेंस कवर करते हुए जब उस गुफा के पास पहुंचती है तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जैसे ही कंफर्टेबल हुई अचानक एलिस का हाथ ही फिसल गया जिससे कि वो विदाउट सपोर्ट उस गुफा के अंदर गिरने लगी। वो गुफा बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और पता नहीं इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी, पर ऑब्वियस बात होती है कि एलिस उसके अंदर फंस गई है। लगातार वो ऊंचाई से गिरते हुए अचानक स्लो हो गई और एक एंडिंग पॉइंट पर आकर रुक जाती है। एलिस को तो पता नहीं कैसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर वो उस जगह पर देखने लगी कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। वो जिस चैम्बर में होती है वहाँ पर कई सारे दरवाजे मौजूद थे। एलिस उन सभी को ओपन करने की कोशिश तो करती है लेकिन वो शायद लॉक्ड थे। तभी एलिस ने अपनी नजर घुमाई तो उसे एक टेबल के ऊपर चाबी रखी हुई मिलती है। उसे भी लगा कि इस चाबी से इन्हीं किसी एक दरवाजे को ओपन किया जा सकता है, इसीलिए वो बिना देरी किए चाबी को उठाकर सीधा उन दरवाजों को खोलने लगी। पर अफसोस उसमें से कोई भी दरवाजा ओपन नहीं होता। अब तो सिर्फ एक दरवाजा बच गया था जो बाकी दरवाजों से बहुत छोटा होता है। एलिस ने जब चाबी की मदद से उसे खोला तो फॉर्चुनेटली वो ओपन हो गया था। वहाँ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता तो था लेकिन काफी ज्यादा छोटा होता है। एलिस उसमें कोशिश करके भी नहीं जा सकती। इसी वजह से एलिस ने वो दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में चाबी टेबल पर रख दी। तभी अचानक उसके साइड में एक लिक्विड होता है जिसके ऊपर ड्रिंक मी लेबल लिखा हुआ था। एलिस थोड़ी देर तक सोचती है लेकिन अगले मोमेंट में उसने वो लिक्विड पी लिया था। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर एलिस का साइज छोटा होने लगा और वो तो एकदम मिनी साइज की हो जाती है। यहाँ एलिस को अंदाजा हुआ कि शायद ये लिक्विड छोटा होने की एनर्जी रखता है और अब वो उस छोटे दरवाजे से बाहर भी जा सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसने दरवाजा खोलने के बाद उसे वापस से बंद कर दिया था, इसीलिए एलिस को टेबल पर रखे हुए उस चाबी से वापस उस दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा। यहाँ एलिस का साइज छोटा हो गया है तो वो टेबल पर भी नहीं पहुंच पाती, तो आखिरकार वो चाबी को कैसे लेगी और दरवाजे से कैसे बाहर निकलेगी। बहुत कोशिश करने के बाद एलिस जब नीचे जाकर बैठती है तो उसे केक का टुकड़ा दिखाई दिया था जिस पर साफ लिखा होता है ईट मी। एलिस ने तो अब बिल्कुल नहीं सोचा और उस केक के टुकड़े को खा लिया। अचानक ही उसका साइज काफी बढ़ने लगा और वो एकदम जायंट जैसी बन जाती है। एलिस को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी, इसीलिए अब साइज बढ़ने के बाद टेबल पर रखी गई चाबी को उसने उठा लिया और अब सीधा उस छोटे होने वाले लिक्विड को पी लिया था।
एलिस तो एकदम छोटे साइज में हो जाती है और उसके पास चाबी भी थी, जिसकी मदद से अब वो दरवाजे के पास गई और उसे खोलकर दूसरी तरफ जाने लगी। यहाँ पर एलिस एकदम फैसिनेट हो जाती है क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया थी जो नॉर्मल पृथ्वी से एकदम अलग लग रही होती है। सामने की तरफ कई सारे अलग जानवरों की तरह वो रैबिट भी मौजूद था जिसने कोट पैंट पहना होता है। एलिस तो धीरे धीरे उनके पास जाने लगी और वो यही सोच रही थी कि ये शायद उसका सपना है। रैबिट अपने दोस्तों से कहने लगा कि ये एलिस है जिसे कि हम ढूंढ रहे थे, लेकिन उस रैबिट के बाकी साथी एलिस को देखकर कहते हैं कि शायद तुम किसी गलत इंसान को लेकर आ गए हो, इसके अंदर तो जरा भी एबिलिटी नहीं है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एलिस बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब जाकर थोड़ी देर बाद वो सारे जानवर एलिस को लेकर एक कैटरपिलर के पास चले गए थे। इस कैटरपिलर का नाम एप्सोलिन होता है। एप्सोलिन तो एलिस को बता रहा था कि तुम हमारी रक्षक हो। वो तो उसे एक जादुई कैलेंडर दिखाता है जिसके अंदर दुनिया की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिखी गई थी, यानी दुनिया कैसे बनी है और कैसे खत्म होगी। उसमें एक भविष्यवाणी लिखी गई थी कि एक बहुत ही स्पेशल दिन एलिस हमारी दुनिया में आकर वॉकी जैबर नाम के एक बहुत ही खतरनाक शैतान जिसमें उड़ने की एबिलिटी थी उसे एक अनोखी तलवार की मदद से जान से मार देगी। पर ये तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है जो इस दुनिया में मौजूद रेड क्वीन नाम की एक लेडी के पास होती है। वो खतरनाक शैतान जिसका नाम वॉकी जैबर था वो रेड क्वीन का ही होता है और रेड क्वीन ने उसी की मदद से पूरे किंगडम के ऊपर अपनी सत्ता बना कर रखी है। रेड क्वीन एक बहुत ही घमंडी और निर्दयी लेडी है जिसे कि कोई भी किंगडम वाला पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो अपने पूरे किंगडम की सत्ता को हाथ में रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब ये बातें सुनने के बाद एलिस थोड़ा सा डर जाती है। उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सभी लोग सोच रहे हो। पर तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जानवर आ जाता है। वो काफी हाइब्रिड लग रहा था और ऐसे टाइप के जानवर एलिस ने तो देखे ही नहीं थे। पर एलिस अभी भी यही सोच रही थी कि वो एक सपना है और ये उसका सपना है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर एलिस बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन अब उस बड़े से जानवर के ऊपर एक छोटा सा चूहा आ जाता है और उसने अपने नुकीले हथियार की मदद से उस बड़े जानवर की आंख में वार कर दिया। और ये एक अच्छा मौका था एलिस के पास, इसीलिए वो अपने दोस्तों को लेकर फॉरेस्ट के दूसरी तरफ चली गई। ये बड़ा सा जानवर रेड क्वीन के हस्बैंड का होता है जिसका नाम स्टैन था। स्टैन जब उस जगह पर अपने साथियों के साथ आता है तो उसने जादुई कैलेंडर देख लिया था। उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि रेड क्वीन के उस बड़े से जानवर को एलिस नाम की वो लेडी तलवार की मदद से मार देगी। स्टैन ये पढ़ने के बाद एकदम से कॉन्शियस हो गया और जाकर रेड क्वीन को इस बारे में बता दिया। रेड क्वीन अब थोड़ा सा डरने लगी क्योंकि वॉकी जैबर नाम के उस शैतान की वजह से ही उसकी सत्ता कायम है। अगर वो बड़ा सा क्रिएचर मर जाएगा तो वो लोगों को किससे डराएगी। इसीलिए उसने अपने सभी सैनिकों को कह दिया कि एलिस नाम की उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ कर लाया जाए। एक कुत्ते को भेज दिया जाता है जिसकी फैमिली को रेड क्वीन ने पकड़ कर रखा था, इसीलिए मजबूरन उसे उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। वो कुत्ता निकल पड़ा था फॉरेस्ट के अंदर एलिस को ढूंढने के लिए। अब यहाँ घने फॉरेस्ट के अंदर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसकी मुलाकात एक स्माइलिंग कैट से होती है जो वो अपने सपने में देखा करती। वो कैट तो एलिस को लेकर हैटर नाम के एक बड़े जाइंट के पास आ गई। हैटर जैसे ही एलिस को देखता है तो वो शॉक रह गया और बोलने लगा कि हूँ न हूँ तुम ही एलिस हो और तुम ही सारी चीजें ठीक करोगी। एलिस को कुछ नहीं समझ रहा होता। इसी वजह से हैटर जो काफी बड़ा होता है उसने एलिस को अपने हेड के ऊपर रख दिया और उसे फॉरेस्ट की दूसरी तरफ लेकर जाने लगा क्योंकि ये फॉरेस्ट रात के समय बहुत ही डेडली हो जाता है। अब यहाँ रास्ते में हैटर एलिस को सारी बातें बता रहा था। उसने कहा कि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग तुम सभी को बचाओगी और उस खतरनाक क्रिएचर को मारोगी। एलिस ने पूछा कि ये चीजें आखिरकार स्टार्ट कैसे हुई। तब हैटर सिंपली जवाब देता है कि कई साल पहले जब व्हाइट क्वीन इस जगह की राजकुमारी हुआ करती थी तो चारों तरफ एकदम से शांति होती है, सभी अपनी लाइफ एंजॉय करते और काफी मजे करते। लेकिन एक दिन एंट्री हुई उस बड़े से क्रिएचर की जिसका नाम वॉकी जैबर होता है। उस उड़ने वाले दानव ने अपने मुंह से निकलने वाली आग की मदद से कई फॉरेस्ट जला दी और इतने सारे मासूम जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस वॉकी जैबर नाम के ड्रैगन को सिर्फ एक तलवार की मदद से मारा जा सकता था, लेकिन उस तलवार को भी रेड क्वीन के हस्बैंड यानी कि स्टैन ने ले लिया था और इसी पावर की मदद से स्टैन ने अपनी वाइफ रेड क्वीन को इस पूरे किंगडम पर राज करने की अनुमति दे दी। रेड क्वीन और उसके खतरनाक
खतरनाक क्रिएचर के आने के बाद पूरे वंडरलैंड की शांति भंग हो गई थी। तभी से ही ये पूरी जगह बहुत ही ज्यादा श्रापित हो चुकी थी। अब अचानक हैटर जब एलिस को लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे समझ में आता है कि वो कुत्ता और कई सारी जानवर एलिस को पकड़ने के लिए उनके पास आ रहे हैं। इसी वजह से हैटर एलिस को अपने हेड के ऊपर बिठाकर तेजी से भागने लगा, पर थोड़ी देर में वो एक नदी के पास आ जाते हैं जिसके दूसरी तरफ हैटर नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने अपने हेड के ऊपर एलिस को बिठाया और कहा कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, वहां तुम्हें किसी भी तरीके से व्हाइट क्वीन को ढूंढना होगा। हैटर तो अब अपने हेड पर बैठी हुई एलिस को नदी के दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे वो सुरक्षित रहे। थोड़ी देर के अंदर वहां पर रेड क्वीन के कई सारे सिपाही पहुंच गए थे जिन्होंने हैटर को गिरफ्तार कर लिया। वो एलिस के बारे में बहुत पूछते हैं लेकिन हैटर ने कुछ भी नहीं बताया। अब एलिस यहाँ पर कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। बहुत रात होने के कारण वो हैटर के ही हैट में रुक जाती है और वहां रात गुजारती है। सुबह होने पर तो एलिस के पास वही रैबिट आ गया था। वो रैबिट तो एलिस से कहता है कि हमें व्हाइट क्वीन के पास निकलना चाहिए, लेकिन एलिस इस तरीके से कैसे हैटर को मरने दे सकती थी। वो कहने लगी कि हमें हैटर को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए व्हाइट क्वीन के पास ना जाकर एलिस सीधा रेड क्वीन के पास जाती है, क्योंकि उसके ही महल में हैटर को बंदी बनाकर लेकर जाया जा रहा था। वो रैबिट एलिस की बात मान लेता है और उसे लेकर सीधा रेड क्वीन के किले में चला जाता है। एलिस वहां पर देख रही थी तो पता चला कि रेड क्वीन बहुत सारे जानवरों के ऊपर अत्याचार करती है, पर ये बातें एलिस को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। अब अचानक वो रैबिट एलिस के पास आता है और उसे वो केक का टुकड़ा देता है जिसे खाने के बाद एलिस काफी बड़ी हो जाएगी। एलिस ऐसा ही करती है और देखते ही देखते वो एक जायंट में कन्वर्ट हो गई। रेड क्वीन की नजर अब एलिस के ऊपर पड़ी, पर वो उसे पहचानती नहीं कि यही एलिस है। वो तो नॉर्मल तरीके से पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो। तब जाकर सिंपल एलिस इतना बताती है कि मेरा साइज बढ़ने लगा और इतना अजीब दिखने के कारण मेरे साम्राज्य वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। सभी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सकें। रेड क्वीन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे महल में तुम्हारा स्वागत है। रेड क्वीन एलिस को इसीलिए अपने साथ रख रही थी क्योंकि वो भी हद से बड़ी होती है और रेड क्वीन का भी सर पहले से बड़ा हुआ करता था। रेड क्वीन को एहसास है कि भले ही सभी उससे डरते हैं, लेकिन कई सारे लोग उसके इस बड़े से सर का मजाक उड़ाते थे। रेड क्वीन ने सोचा कि एलिस के साथ भी ऐसा ही होता होगा, इसीलिए उसने एलिस को अपने साथ रख लिया। वो तो उसे कपड़े पहनने देती है और अपने साथ ही बिठाती है। अब थोड़ी देर में उसके महल के अंदर हैटर को बुलाया गया। हैटर से तो पूछताछ की जाती है कि तुमने एलिस को देखा है कि नहीं, पर हैटर मना करते रहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो तो रेड क्वीन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और ये बोलने लगा कि मैं एक ऐसी हेड बनाऊंगा जिससे कि आपका बड़ा वाला सर दिखाई न दे और वो एकदम नॉर्मल हो जाए। रेड क्वीन थोड़ा सा खुश हो जाती है, इसीलिए उसने हैटर को ऐसी हेड बनाने की परमिशन दे दी थी। अब थोड़े समय के अंदर हैटर जब अपने कमरे में होता है तो एलिस उसके पास चली गई थी। हैटर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था क्योंकि अगर उसने वो हैट नहीं बनाई तो ये शायद रेड क्वीन उसे जान से मार देगी। बट एलिस हैटर को भरोसा दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से सही सलामत बाहर निकलेंगे। हैटर ने रेड क्वीन से कहा कि उस बड़े से ड्रैगन को मारने का सिर्फ एक तरीका है और वो है वो शाही तलवार जो रेड क्वीन ने इसी महल के अंदर छुपा कर रखा है। तुम रैबिट से पूछो तो वो उसकी लोकेशन बता देगा। रेड क्वीन सीधा रैबिट के पास पहुंच जाती है और उस तलवार की लोकेशन मांगती है। रैबिट ने तो तुरंत ही एलिस को लेके जाकर दिखाया तो पता चलता है कि वो तलवार एक बहुत ही बड़े बीस्ट के कमरे में है और इसी बीस्ट ने तो एलिस के ऊपर हमला किया था। वहाँ पर वो छोटा सा चूहा भी होता है जिसने उस बीस्ट की आंखें निकाली होती हैं। एलिस ने उस बीस्ट की आंखें ली और धीरे धीरे अंदर जाकर चेक करने लगी। वो खतरनाक बीस्ट अभी सोया हुआ था, इसीलिए एलिस के पास अच्छा मौका होता है। उसने तो वहाँ पर मौजूद एक संदूक के अंदर देखा पर वो खुल नहीं रहा था। उसकी चाबी पता नहीं कहाँ पर है, पर वो उसे ओपन करने में नाकामयाब हो जाती है। यहाँ एलिस को उस बीस्ट का थोड़ा सा नाखून लग गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई। पर सुबह होने पर वो बीस्ट एलिस के सामने था, बट यहाँ एलिस उससे अच्छे से बिहेव करती है और उसकी एक आंख वापस लौटा देती है, जिससे उस बीस्ट ने एलिस को कुछ नहीं किया। पर एलिस नोटिस करती है कि वो चाबी उस बीस्ट के गले में लगी है, इसीलिए वो चाबी निकालकर सीधा संदूक ओपन करती है और अंदर मौजूद उस तलवार को अपने कब्जे में कर लेती है। एलिस तो अब सीधा ट्रेवल करते हुए हैटर के कमरे में आ गई थी ताकि वो उसकी जंजीर ओपन कर सके, लेकिन उसी समय स्टैन अपने सभी सैनिकों के साथ इंटर करता है। स्टैन को भी अभी तक ये पता नहीं था कि एलिस यही लड़की है।
वो तो सिंपली उसे एक घुसपैठिया समझ रहा था जो हैटर को छुड़ाने आया है। लेकिन हैटर भी अब एलिस को बोलने लगा कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो छोटा सा चूहा तभी चिल्लाता है कि एलिस यहाँ से भाग जाओ, जिससे कि अब यहाँ मौजूद स्टैन को पता चल गया था कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एलिस ही है। हैटर पूरी कोशिश करता है स्टैन को एलिस से दूर रखने के लिए। एलिस महल से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन स्टैन ने अपने कई सारे साथियों और क्रिएचर से उसे घेर लिया था। एलिस को कुछ नहीं समझता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, पर तभी उस जगह पर एंट्री होती है वही बीस्ट की, जो शायद अब एलिस के साथ हो चुका था। उसने एलिस को अपने ऊपर बिठाया और वहां से सीधा दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। एलिस ट्रेवल करते हुए व्हाइट क्वीन के महल में पहुंच गई थी और वो उसे तलवार भी लौटा देती है। एलिस ने व्हाइट क्वीन से कह दिया कि ये आपकी अमानत है, इसकी मदद से आप रेड क्वीन को हरा दो और मेरे कई सारे दोस्तों को बचा लो। व्हाइट क्वीन ये समझ रही थी, पर सबसे पहले उसने एलिस को लिक्विड दिया, जिसकी मदद से वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है। वहीं दूसरी तरफ रेड क्वीन के महल के अंदर हैटर को बंदी बनाकर रखा गया था और कल उसे सबके सामने मार दिया जाएगा। हैटर यही सोच सोचकर एकदम पागल हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके जेल के अंदर वही कैट आती है जो मुस्कुराकर एलिस से बातें कर रही थी। उस मैजिकल कैट ने हैटर से कहा कि कल मैं तुम्हारी हैट पहन कर देखूंगी, यानी कि वो उसे एक इशारा करती है ताकि हैटर को बचाया जा सके। अब यहाँ हैटर को जान से मारने का समय आ चुका था और सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। हैटर को जल्द से जल्द लिटाया जाता है और उसे एक नुकीले हथियार से उसका गला काट दिया जाता है, पर अचानक उसका हेड हवा में उड़ने लगा था और हैटर की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। दरअसल वहाँ कभी हैटर था ही नहीं, बल्कि वो मैजिकल कैट उसका रूप धारण करके आई थी। हैटर तो रेड क्वीन के सिंहासन के पीछे होता है, जो अब रेड क्वीन को सच्चाई बताने लगा कि तुम्हारे ही लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। रेड क्वीन के कई सारे सिपाही जानबूझकर बदसूरत होने का दावा करते थे, क्योंकि रेड क्वीन खुद बदसूरत होती है, इसीलिए वो दूसरों को नहीं देख सकती थी। रेड क्वीन को जब पता चला तो वो काफी गुस्सा होती है अपने सारे लोगों से। अब हैटर सीधा नीचे आ जाता है और सभी को रेड क्वीन के खिलाफ भड़काने लगता है। उसने कहा कि हमें रेड क्वीन से जरा भी डरने की जरूरत नहीं, हम अगर एक साथ आ जाएं तो इसे हरा सकते हैं। कई सारे लोग हैटर की बातों से एग्री करने लगे और शायद वो उसका साथ भी देंगे। रेड क्वीन अपने हस्बैंड स्टैन से कहती है कि ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, यानी कि अब हमें जबरवॉकी को जिंदा करना ही होगा ताकि वो इन सभी को डराकर वापस हमें सत्ता पर कंट्रोल करने में मदद करे। यहाँ दूसरी तरफ एलिस, जो व्हाइट क्वीन के पास मौजूद थी, वो उनसे पूछती है कि अगर आप इतनी ज्यादा ताकतवर हो तो उस ड्रैगन को क्यों नहीं मार सकते। लेकिन व्हाइट क्वीन ने कहा कि मैंने कसम ली है कि मैं किसी भी जानवर या फिर जीव जंतु को नहीं मारूंगी, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, और मैं अपनी बहन से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहती। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन सिस्टर्स हैं। अब यहाँ थोड़े समय बाद व्हाइट क्वीन दूरबीन से कुछ देखती है कि उनकी टेरिटरी में कोई घुस रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि हैटर और उसके कई सारे सपोर्टर्स थे, जो रेड क्वीन के खिलाफ खड़े होने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके साथ वो कुत्ता भी मौजूद था जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ रहा होता है। इतने समय बाद वो अपनी फैमिली से मिला था और शायद वो आगे चलकर एलिस का साथ देगा। वो सभी जल्द से जल्द व्हाइट क्वीन के पास आ जाते हैं और अब यहाँ सभी लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि उस बड़े से ड्रैगन और रेड क्वीन को कैसे हराया जाए। हैटर और कई सारे लोग कहने लगी कि हमारे पास तलवार है, हम इसकी मदद से उस ड्रैगन को बहुत आराम से मार लेंगे। पर तभी उस रैबिट ने मैजिकल कैलेंडर निकाला, जिसमें साफ मेंशन था कि उस तलवार की मदद से सिर्फ एलिस ही उस ड्रैगन को मार सकती है, बाकी अगर कोई और ये काम करने की कोशिश करेगा तो अंत में वो मारा ही जाएगा। अब यहाँ एलिस बहुत ही कंफ्यूज हो गई। वो तो ये इतना इम्पोर्टेंट काम करने से काफी डर रही होती है, क्योंकि एक गलती कई सारे लोगों की जाने ले सकता था। व्हाइट क्वीन और सभी लोगों ने तो एलिस से कहा कि ये डिसीजन तुम्हारा है। एलिस कुछ भी जवाब नहीं देती और सीधा वहाँ से चली जाती है। दरअसल एलिस को नहीं समझ रहा था कि जो चीजें वो एक्सपीरियंस कर रही है वो सच में है कि नहीं। वो तो स्टार्टिंग से ही इन चीजों को एक सपना मानती थी। पर तभी एलिस के सामने वही कैटरपिलर एप्सोलिन आ जाता है। एप्सोलिन ने सब कुछ बताया कि कैसे तुम बचपन में भी इस वंडरलैंड के अंदर पहले आ चुकी हो, और यही रीजन होता है कि हर रात को तुम्हें जो सपने आते थे वो इसी वंडरलैंड के थे। तुमने कई सारे दिन यहाँ पर बिताए हैं और इन लोगों के साथ एक अटैचमेंट की है, जिसकी वजह से तुम्हारे बारे में वंडरलैंड का हर एक जीव जंतु जानता है। एलिस को धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आने लगी। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस की वो रियल है
और इन्हें बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए अब एक डिसीजन लेने के बाद एलिस बोलती है कि मैं उस खतरनाक ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हूँ। एलिस ने अपने सूट पहन लिए और उस तलवार को ले लिया और एलिस के अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस देखकर व्हाइट क्वीन और उसकी पूरी सेना काफी ताकतवर महसूस कर रही थी। कुछ ही समय में हमें एक बैटलफील्ड के अंदर व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन की सेनाएं दिखाई जाती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी थी। व्हाइट क्वीन एक बार फिर से अपनी बहन रेड क्वीन के पास जाकर उसे समझाती है कि लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें सिर्फ कितने सारे लोगों की जाने जाने वाली हैं तुम इमेजिन नहीं कर सकती, हमें शांति से एक साथ रहना चाहिए। लेकिन रेड क्वीन किसी की नहीं सुनने वाली थी और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया इन सभी पर हमला करने का। साथ ही साथ रेड क्वीन ने अपने हस्बैंड स्टैन की मदद से उस ड्रैगन को जगा दिया होता है जो इतने सालों से जमीन के अंदर सोया हुआ था। वॉकी जैबर नाम का वो खतरनाक ड्रैगन अब जिंदा हो चुका होता है, जो सीधा उड़ते हुए उन सभी लोगों पर हमला करने आ गया। व्हाइट क्वीन की भी जितनी सेनाएं होती हैं वो आगे बढ़ने लगी ताकि वो अपने दुश्मनों को मारकर इस पूरे किंगडम में शांति फैला सके। उस बड़े से ड्रैगन के सामने एलिस मौजूद थी जो अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला करती है, लेकिन उस ड्रैगन का साइज इतना बड़ा और वो खूंखार था कि एलिस कुछ कर ही नहीं पा रही थी। चारों तरफ एकदम जंग का माहौल हो गया था और सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो खतरनाक ड्रैगन एलिस के ऊपर मल्टीपल वार करता है, पर एलिस उसे रोकते हुए यही सोचते रहती है कि ये सब कुछ रियल है और एक तरीके से उसके सपनों में ये सब चीजें आती थी, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे कोई नहीं हरा सकता। थोड़ी समय तक स्ट्रगल करने के बाद एलिस अब एक अच्छा प्लान बनाती है उस ड्रैगन को मारने का। वो उसे लेकर सीधा एक किले के ऊपर चली गई जो टूटकर नीचे गिरने लगा था। एलिस ने अगर जरा भी गलती की तो वो वहां से गिरकर मारी जाएगी, पर वो बहुत ही चालाकी से काम लेती है और उस किले के एकदम टॉप पर ड्रैगन को लेकर आ जाती है। जो तलवार एलिस के पास थी उसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी मदद से सबसे पहले उसने ड्रैगन को एकदम कमजोर कर दिया और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस ड्रैगन का सारा स्टेमिना खत्म हो चुका था। एलिस इस मौके को छोड़ती नहीं और तुरंत ही उस तलवार की मदद से ड्रैगन के सर को ही काट देती है। ड्रैगन का सर गिरता हुआ पूरी सेना के सामने चला गया था और इसे देखकर रेड क्वीन की पूरी सेना अपने हथियार नीचे फेंक देती है। दरअसल वो पूरी सेना रेड क्वीन के लिए इस ड्रैगन के डर से ही काम करती थी, लेकिन अब ड्रैगन मर चुका है तो उन्हें रेड क्वीन की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। और जैसा कि मैजिकल कैलेंडर में लिखा था कि एलिस ही वो है जो ड्रैगन को मारेगी, यानी कि वैसे का वैसा ही होता है। आज के दिन का ही समय बताया गया था और एलिस ने उसी मोमेंट पर बहुत बहादुरी से ड्रैगन को खत्म कर दिया। व्हाइट क्वीन को तो इस पूरे किंगडम के लोगों ने रानी घोषित कर दिया था, जिससे कि अब पूरी तरीके से व्हाइट क्वीन ही किंगडम को चलाएगी। उसने तो अपनी बहन रेड क्वीन और स्टैन को बंदी बनाने के लिए बोल दिया और इस किंगडम से हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया होता है, यानी उन दोनों को यहाँ पर आने की कोई अनुमति नहीं। सारे जीव जंतु इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेशन करने लगते हैं। अब यहाँ एलिस का काम तो पूरा हो चुका था, इसीलिए व्हाइट क्वीन उसके पास आकर बोलने लगी कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम यहाँ पर हमेशा के लिए हमारे साथ वंडरलैंड में रहकर इसे डेवलप करने की कोशिश करो या फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। व्हाइट क्वीन एलिस को लिक्विड देती है जिसे पीने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। हैटर यहाँ पर एलिस के पास आता है और कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन एलिस उसे समझाती है कि ये उसकी असली दुनिया नहीं है, पर आगे जब भी जरूरत पड़ेगी वो इस दुनिया में आकर तुम सभी से मिलेगी। एलिस ने अपना डिसीजन बना लिया था और वो लिक्विड पीकर सीधा टेलीपोर्ट हो गई अपनी दुनिया में। भले ही एलिस को वंडरलैंड के अंदर कई महीने बीत चुके थे, पर असली दुनिया में कुछ ही मिनट गुजरे होते हैं। प्रिंस के बेटे के साथ एलिस की जो एंगेजमेंट हो रही थी, एलिस ने उसे सीधा मना कर दिया था और अपनी आंट से कहा कि मैं जरूर जिंदगी में कुछ न कुछ रीजन तो ढूंढ ही लूंगी। कुछ समय बाद एलिस अपने अंकल के साथ चली जाती है और उन्हें व्यापार के कई सारे टिप्स देती है जो उसके फादर बताया करते थे। उसने कहा कि हमें पानी के रास्ते से चाइना जाकर कई सारे सामान लाने चाहिए और उन्हें अच्छे दामों में बेचना चाहिए। ये बात उसके अंकल को अच्छी लगी, इसीलिए वो तुरंत ही इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने लगे। एलिस तो अब व्यापार करने के लिए चाइना की तरफ बढ़ने लगी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। एलिस के कंधे पर तो एक बटरफ्लाई आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि एप्सोलिन है, जो एक ककून में से कन्वर्ट होकर बटरफ्लाई बन चुका है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।